गुरु जी के चरणों में हम सभी स्कूल के आए छात्रों को दंडवत स्वीकार हो। गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे तरफ से सभी बच्चों और छात्राओं को सुख शांति, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो, सुख प्राप्त हो। मेरे सभी छात्रों को कोट कोट नमन। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे सब पढ़ें, सब बढ़ें। स्कूल के आए सभी छात्र दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना, इनको ज्ञान प्रत्यय ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो। हमेशा बच्चे आगे बढ़ते रहें, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और हम इनके सेवा में तत्पर हमेशा जुड़े रहें। हम सभी छात्र स्कूल में आए गुरु जी से आज हमारी एक विशेष प्रार्थना है कि गुरु जी हमारे क्लासरूम में हम सभी बच्चों को एक मनोरंजन कहानियां सुनाएं, जिससे हम सभी छात्र खुश और सुख शांति तीनों के प्रति लाभप्रद रहें और हमेशा सुखी रहें। हमारे जीवन को गुरु जी कहानी सुनाकर धन्य बनाए और जिससे हमें विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, जिसमें हम सभी छात्र की रुचि है और रुचि रहने के कारण हम सबको कहानी सुनने में बहुत मन लगता है, बहुत चाव से सुनते हैं। जिस प्रकार से मछली जल में बहुत प्रेम और बहुत चाव से रहती है, उसी प्रकार से स्कूल में हम सभी छात्र अपने क्लासरूम में अपने गुरुजी से कहानी के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं और बहुत चाव से सुनते हैं। हम लोग ना कोई प्रपंच करते हैं, ना कोई फरफंद करते हैं। जब गुरुजी आप हमें कहानी सुनाते हैं तो हम सब आनंद ही आनंद रहते हैं, आनंद ही आनंद करते हैं। इसलिए गुरुजी आप हमें कहानी जरूर सुनाएं। बहुत पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा निवास करते थे और वह अपने राज्य में सभी प्रजा या जनता को खुश देखना चाहते थे। उनके राज्य में उनके प्रति किसी को कोई दुख नहीं होता था और वो चाहते थे किसी को कोई दुख ना हो। इसी की बात को लेकर के वो जनता के बीच में राजा दरबार लगाया करते थे और सभी के सुख दुख का निवारण किया करते थे। लेकिन उनके राज्य में कोई विशेष पहलवान नहीं था। पहलवान की कमी होने के कारण वो राज्य में बहुत कमजोर थे। लेकिन उनके राज्य में बुद्धि वाले एक से एक प्रजा उनके राज्य में निवास करते थे, जो अपने बुद्धि और विवेक से काम ले करके राज दरबार को अच्छे और सुरक्षित ढंग से चलाया करते। उनके राज्य में एक बहुत गरीब व्यक्ति था, जो किसी कारणवश अपना पेट पालता था, लेकिन उसकी नार बहुत सुंदर थी और वह नार बहुत चंचल चरित्र की थी। तो राजा ने उनको अपने राज से निकाल दिया और वह जाकर के किनारे दूसरे राज्य में बस गए। लेकिन उसकी चंचलता को देख करके अच्छा नहीं लगा, इसलिए राजा अपने राज से बाहर कर दिया। वह स्त्री जाकर के किसी और से बातचीत करना पसंद करती थी। एक समय ऐसा हुआ कि उसके प्रति कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसकी सुंदरता को देख करके कुछ लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया।
और वो होनहार दूसरे के प्रति इश्क और साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसकी रीत रिवाज के अनुसार वो अपने परिवार को छोड़ भी नहीं सकती थी। तो उस पहले के राज्य में लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति जब कोई किसी में अपने स्त्री को हार जाते थे जुए में, तब उन्हें देना पड़ता था। तो उन्होंने सोचते सोचते एक समय आया कि वो व्यक्ति एक बार घर से घूमने निकला और कहा कि आज मैं घूमने जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने घर में संभल कर रहना। जा करके घूमते घूमते कुछ खेत के बीच में गया तो वहाँ उसको एक खरबूजा मिला और खरबूजा को लेकर के घर में आया और खाया, काटा, दोनों ने मिल करके खाया। फिर लोगों को उसने बताया कि आज हमने बहुत अचंभो चीज देखी है, इसको अगर तुम न मानो तो हम बता दें। लोगों ने कहा भाई क्या तुमने देखा है? तो कहा अब कहने की बात नहीं है, इस मौसम में हमने खरबूजा खाया है, तरबूज लेके आए हैं और वो तरबूज हमारे घर में हम दोनों आदमी खाए हैं। लोगों ने कहा ये असंभव है, इस समय तरबूज। कहा नहीं भाई, तरबूज हमारे अरहर के खेत में लगा था। कहा ठीक है, अगर तुम दिखा दो तो हम मानेंगे। कहा ऐसे नहीं, हमारी तुम्हारी शर्त हो जाए। तो कहा ठीक है भाई, चलो शर्त लगा लो, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, शर्त पर सहमत हैं। कहा चलो ठीक है, हमारी तुम्हारी शर्त पक्की। कहा अगर वो तरबूज ठहर गया तो जो कहोगे तो हम हारेंगे, अगर नहीं ठहरा तो तुम्हारे मैं जिस चीज पर हाथ रख दूंगा उसको ले लूंगा। दोनों में यह बात तय हो गई और वो कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें अपने घर दिखाएंगे। तो उसने ले गया और अपने घर के सामने कहा, अपने औरत को बुलाया, कहा सुनिए मेरी बात। कहा क्या है? कहा जो हमने तरबूज लाए थे खेत से उसको ले आओ, आज हमारी इनकी शर्त लग गई। कहा उस तरबूज को तो खा लिया गया था। अरे कहा तरबूज को तो खा लिया गया था, लेकिन उसका बिया बकला लेके आओ जिससे हमारे इनके बीच में समकक्ष के लिए बात क्लियर हो जाए। तो कहा नहीं, उसको तो मैंने बकरियों को दे दिया, उसके बकले और बीज को बकरियां खा गई। उसने कहा ठीक है, अगर वो बकरी खा गई है तो सुनो भाई, तुम सब लोग रुको, मैं उसके पेड़ को उखाड़ के लाऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हें, तब तुम मानना। लोगों ने कहा ठीक है भाई, जाओ तुम उसके पेड़ को उखाड़ कर लाओ और हमको दिखा दो, हम मान लेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे जिस हाथ पर सामान पर हाथ रखेंगे उस सामान को हम ले लेंगे। उसने कहा नहीं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन पहले पेड़ को हमें लाने तो दो। तुरंत उसने पेड़ को उखाड़ने के लिए चला गया। तब तक के उस चंचल औरत ने बताया कि तुम लोग वो रास्ते रास्ते गए हैं, तुम लोग इधर से जाओ, उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। बस कुछ लोगों ने उसमें से एक व्यक्ति सीधे निकला और गया, उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया, ले जा करके उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह गया तो पेड़ को भी नहीं पाया। उसने पेड़ को नहीं पाया, बहुत चकित हो गया। उसने घर को वापस नहीं आया, सीधे चला गया दूसरे जगह पर। और जब वो घर को नहीं आया तो पहले के समय में ये नहीं होता था, जिसके बीच में बात होती थी जब वो आता था तभी फाइनल होता था, उससे पहले कोई बात फाइनल नहीं होती है। तब उसने कहा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है। उसी समय वो दूसरे स्थान पर रहने लगा और घर पर नहीं आया। लोगों ने कहा जब ये घर पर आएगा तो हम लोग
इसकी औरत पर हाथ रख देंगे और उसी को ले लेंगे। ये उधर तब तक के दूसरी जगह चला गया। वहां पर एक लोग रहते थे जो पंचायत निपटाते थे, जिसका बिना देखे फैसला करते थे और उस फैसले पर सही उतरता था। तो उसने कहा ठीक है भाई, चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं। तो जा करके जब पहुंचे तो कहा ठीक है भाई, तुम जाओ और हम इनके पास लेके जाएंगे। तो वहां पर गए उनके पास, तो कहा भाई देखिए, हमारा एक फैसला तुम्हें करना होगा। तो कहा ठीक है भाई, हम तुम्हें करेंगे फैसला। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और कहा ठीक है, आज तुम रुको, कल मैं आ करके तब तुम्हारे, आज राज दरबार को मैं जा रहा हूँ राजा साहब के यहाँ, वहाँ मैं पंचायत का फैसला करता हूँ और तुम मेरे घर पर रहना और कल मैं वापस आके तब तुम्हें बताऊंगा, इसका निर्णय करूंगा। कहा ठीक है, आप जाएं। वो राज दरबार में चले गए, पूरे दिन पंचायत निपटाए। तो कहा कि अब हम चलते हैं। लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते कहा अरे भाई, लड़कों के बीच में खेलने लगा और लड़के ने कहा कि तुम हमें क्या दोगे? तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो लड़के ने उसकी बात मान गए और कहा कि भाई अब तुम हमें कुछ दो। तो उसने निकाल कर वह व्यक्ति 1 रुपया देने लगा। बच्चों ने 1 रुपया तुरंत फेंक दिया और कहा हम इसको लेकर क्या करेंगे, हमको कुछ चाहिए। तो कहा कुछ, अब कुछ हम क्या करें भाई? तो लोगों ने उनके घर पर उसको गैस के रखा था, सभी बच्चे गैस रहे थे। तो कहा ठीक है भाई, तब तक के वो शाम होते ही वो आ गए। तो कहा ठीक है भाई, अगर आ गए हो तो लड़के इनको गैस के बांटे हुए थे। कहा क्यों बेटा, इनको लड़कों क्यों तुम गैस के रखे हो? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमको बताया है कि हम तुम्हें कुछ देंगे, तो ये हमें कुछ दे ही नहीं रहे। कहा इतनी सी बात है? कहा हाँ, इतनी सी बात है। कहा मैं राजा के यहाँ से झगड़ा निपटा के आ रहा हूँ, तुम भाई मेरे घर में झगड़ा खड़ा कर दिए। तो कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, झगड़ा निपटाने वाले व्यक्ति ने एक छोटी सी मिट्टी में, भुरकी में एक मेंढक को बिठा करके, छोटे मेंढक को, और ऊपर से बंद कर दिया, लड़कों के हाथ में दिया। कहा लो बेटा, कुछ ले लो। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम कुछ पा गए। उसको कान के में कुछ है, बस तुरंत बच्चों ने उसको क्या किया, पटक दिया। अब पटक दिया तो भुरकी फूट गई, उसमें से मेंढक निकलकर चला गया। और जब वो चला गया तो बच्चों ने कहा हमको कुछ दो। तो कहा अभी तुमने कुछ नहीं पाया, उसमें कुछ तो था। बच्चे मान गए, इस बात को मान करके वो तुरंत वापस चले गए कि हमको तो कुछ मिल गया। इन्होंने कहा भाई देखिए, ये हमारा, हम फैसले का काम करते हैं, हम न्याय करते हैं, झगड़ा निपटाते हैं, क्योंकि हम झगड़ा निपटाने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि हमारा गांव का नाम है, हमारे राज्य का नाम है झगरपुर पाटन, क्योंकि मैं झगड़ा ही निपटाता हूँ। और तुम ये काम करना, मैं राजा के यहाँ पर डे झगड़ा निपटाने जाता हूँ और अब तुम हमारे साथ ही चलना, यहाँ मत रहना। यहाँ रहोगे तो तुम ऐसे झगड़े में फंसते रहोगे। उसने कहा ठीक है भाई, हम आपकी बात मानेंगे और आपके साथ चलेंगे। दूसरे दिन वो राज दरबार में राजा के साथ में लेकर के चले गए। जब राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने कहा भाई अगर इसमें से किसी को कोई जानकारी हो तो हमके बताएं। ये
राजा उसी समय बैठे थे, वो भी झगड़ा निपटाने वाले गए थे, वो भी उनके साथ में गया और दोनों जब साथ में बैठ गए तो राजा ने ये प्रश्न दरबार में सभी लोगों से किया कि ये बताओ तुम लोग, इस चाकू किसका है? तो कहा ठीक है। तो किसी ने आवाज नहीं निकाला, लेकिन जो व्यक्ति अपना फैसला कराने गया था उसने कहा ये चाकू हमारे घर का है। कहा ये चाकू हमारा है, ये चाकू हमारे पूर्वज का है। राजा ने कहा ठीक है, हमारे घर में चोरी हुई है तो इसके मतलब तुम चोर हो। हमारे पूर्वजों ने चोरी कर, हमारे पूर्वज, तुम्हारे पूर्वज चोरी करके ले गए हैं इस चाकू को। ये चाकू पहले हमारा ही था। इस बात को लेकर के अब वो कहा इसका 7 लाख रुपये तुम दो, तब तुम जाने पाओगे। अब वो बहुत चकित हो गया, जाने ही नहीं राजा दे रहे थे। तब वो झगड़े निपटाने वाले व्यक्ति ने कहा महाराज ये हमारे मेहमान हैं, आज इनको जाने दीजिए, इसका जवाब आपको कल देंगे। तो कहा ठीक है भाई, इनको ले जाओ, लेकिन इनको कोई बुद्धि नहीं सिखाना, और बुद्धि सिखाओगे नहीं तब तो तुम्हें ले जाने देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, मत ले जाओ, ये हमारा रुपया देकर तभी जाएंगे यहाँ से। कहा नहीं महाराज, मैं इनको कोई बुद्धि नहीं सिखाऊंगा, इनको ले जाऊंगा और कहूंगा कुछ भी नहीं, कल आकर ये आपके उत्तर देंगे। शाम को लेकर के उनको वापस आए और कहा भाई तुम बहुत मूर्ख आदमी हो, तुम्हें जितना बताया जा रहा है तुम उसका उल्टा क्यों करते हो? तुमको यहाँ छोड़ गए तो तुम यहाँ फंस गए, राज दरबार में ले गए तो वहाँ फंस गए। अब बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें? हम तुमको कुछ बुद्धि नहीं सिखा सकते हैं, और कल राजा तुम्हें या तो रुपया लेंगे या तुम्हें फांसी देंगे, दो में से एक फैसला होगा। अब तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा हम तो तुम्हारे सहारे हैं, जो चाहो सो हम करें, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं है, हम फांसी पर लटक जाएंगे। कहा नहीं भाई, जब तुम आए हो हमारे मेहमान बन गए तो अब तुम्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। तो उसने कहा कैसे? अब हमको बताइए हम क्या करेंगे? कहा देखो भाई, हम तुमको कोई बुद्धि नहीं सिखाएंगे, लेकिन हमारे घर में एक तोता है, हम उस तोता से जब बात करेंगे तो वही बात कल तुमको राज दरबार में करना होगा। अगर तुम राज दरबार में वो बात करोगे तो लोग वही से तुम बच पाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, तुम्हें बचा अब कोई नहीं सकता है। कहा ठीक है, जो ऐसा आप तोते से बात करेंगे हम वैसे कहेंगे। कहा ठीक है भाई, चलो हम वैसे बात करेंगे। जब आए खा पी करके लेटने चले, शाम हो गया और जब बिस्तर पर लेटे तो कहा हे तोते। कहा जी मालिक, क्या बात है? कहा कल राजा के दरबार में एक फैसला है। तो कहा फैसला है? तो कहा कैसा फैसला है? कहा एक व्यक्ति की बात फंसी है। तो कहा कौन सी बात फंसी है? कहा एक राजा के राज दरबार में चोरी, चाकू का चोरी हुआ, तो उसने राजा के ऊपर ब्लेम लगाया, राजा ने एक व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगाया। कहा इस चाकू का कोई जानता है? तो उसमें से जो राज दरबार में रहते थे किसी ने नहीं हाँ किया, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति ने कह दिया इस चाकू को मैं जानता हूँ, ये चाकू हमारा है। उस चाकू के ऊपर 7 लाख का चोरी लगाया गया। हमारे राज दरबार में पहले 7 लाख की चोरी हुई थी, यानी तुम्हारे पूर्वज हमारे घर से चोरी करके ले गए और ये चाकू हमें वापस मिला है। तो अब तुम 7 लाख रुपया हमें दे दो और घर जाओ। तो कहा ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या कहना होगा? तो उसने बताया
कि भाई देखिए, हम तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकते हैं लेकिन कह सकते हैं। तो कहा क्या करना होगा उस व्यक्ति को? तो उस कहा कि उस व्यक्ति को ये कहना होगा कि ये चाकू जरूर तुम्हारा है, लेकिन आपके राज में बहुत पुराने समय में सूखा पड़ा था और उस सूखे में तुम्हारे पूर्वज ने हमारे पूर्वज को ब्याज पर रुपये लिए थे, जिसके बदले में 14 लाख रुपये लिए थे और रुपया नहीं दे पाए, तो ये चाकू हमारे पास रह गया था और हमने तुमको दे दिया। कहा ठीक है, यही बात कहना है? कहा यही कहना है। बस वो राजा मारे शर्म के उस व्यक्ति को 14 लाख रुपया दे देगा और वो अपना शांत हो जाएगा। कहा ठीक है, यही बात कहनी है? कहा उस व्यक्ति को यही बात कहनी है। और जब दोनों इसके बाद में सो गए, सुबह जब हुआ तो कहा भाई तुमको जो कहना है पूरी बात समझ में आ गया, हमने तुमको कोई बुद्धि नहीं सिखाई, लेकिन तुम्हें ऐसा ही करना होगा। उसने कहा ठीक है। वो जा करके जब राज दरबार लगा तो वो पहुंच गए झगड़ा निपटाने के लिए। कहा अब तुम ये बताओ कि 7 लाख रुपया तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कहा ठीक है महाराज, मैं आपका रुपया जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले आप हमारी बात समझ लीजिए, तब हमारे ऊपर ब्लेम लगाइए, अन्यथा आप हमें छोड़ दीजिए। कहा ठीक है भाई, बताओ तुम। राजा से उसने कहा आज के 100 साल पहले आपके राज्य में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तब आपके राज्य में कुछ खाने के लिए नहीं बचा था। आपके पूर्वज ने हमारे पूर्वज से ये चाकू दे करके 14 लाख रुपये लिए थे, जिससे उन्हें अभी छुड़ाने की क्षमता नहीं थी और आप इसी कारण से ये चाकू हमारे पास रह गया था। उसने ऐसी बात जब कह दी तो राजा ने सभी दरबार में सभी के बीच में शर्मा गए और उस व्यक्ति को कहा, ऐ मंत्री, इस व्यक्ति को 14 लाख रुपये तुम दे दो। और वो 14 लाख रुपया लेकर के शाम को उसके घर आया और कहा अब ये तुम्हारा हो गया, हमने तुमको कोई बुद्धि नहीं सिखाई, लेकिन अब तुम जाओ अपने घर, नहीं तो तुम इस में फंस जाओगे, तो 6 महीने तक ऐसे फंसे रहोगे। उसने कहा ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए कि हमें गांव में कुछ वादा करके आए हैं, जिससे आपसे बुद्धि सीखने आए हैं, और कैसे हम जाएं बुद्धि सीख करके, जो हमारी स्त्री हमारे ही कब्जे में रहे, दूसरी की न होने पाए। कहा ठीक है भाई, इसके बारे में तो मैं तुम्हें अब बुद्धि नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं राज दरबार में शपथ ले लिया हूँ कि मैं तुम्हें बुद्धि नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन आज फिर भी मैं अपने 2-4 दिन रुको, उसके बाद में मैं तुम्हें भेज दूंगा। उसने ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया और उनको राज दरबार में झगड़ा निपटाने से कभी मौका ही नहीं मिलता था। जब 6 महीने बीत गए तो कहा भाई अब हमको कुछ उपाय बताओ और हम अपने घर जाएं, नहीं पता नहीं हमारे घर में क्या होता हो, हमें कोई पता भी नहीं चलता है और हम यहाँ आए हैं, लोग आ जाएंगे यहाँ भी पता करके। कहा ठीक है भाई, हम तुम्हें बुद्धि तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन आज रुको, कल तुम्हें हम बता देंगे और तुम ऐसा ही जा करके करना। कहा ठीक है। तो अगले दिन वो पंचायत निपटा करके जब शाम को वापस आए और खा पी करके जब दोनों व्यक्ति आराम करने चले तो उन्होंने तोता को बुलाया। कहा ए तोता,
कहा देखिए एक व्यक्ति है। कहा ठीक है। तो उस व्यक्ति की लोग नार छीनना चाहते हैं, उसकी स्त्री को छीनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहा अब उसका उपाय हम तुम्हें बताएंगे। कहा ठीक है बताइए। उन्होंने कहा देखिए उससे बचने के लिए एक उपाय करना होगा। अगर उपाय नहीं किया जाएगा तो वो औरत नहीं बचेगी, दूसरे के साथ चली जाएगी। तो कहा कौन सा उपाय करना चाहिए? उसने कह दिया भाई इसके लिए तो बहुत सरल उपाय है। कहा कौन सा सरल उपाय है? कहा घर जाने के बाद में घर के में एक अंटा बना देना है। अंटा बना करके औरत को उस पर बिठा देना है। जब औरत उस पर बैठ जाएगी तो गांव के लोग जुटेंगे। जब गांव के लोग जुट जाएंगे तब वो कहेगा सबके बीच में कि भाई अब तुम बताओ, हमें से जो तुम्हारा वादा हुआ था तुम हमको नहीं दिखा पाए, तो हम जिस पर हाथ रख देंगे वो तुम्हारा ले लेंगे। तो कहा ठीक है ऐसा ही करना होगा। तो कहा जब वो अंटा के ऊपर एक हाथ धरेगा तो एक भंडा हो जाएगा, जब दूसरा हाथ दूसरे भंडे पर रखेगा तो दूसरा भंडा हो जाएगा। जैसे तीसरे भंडे पर हाथ रखना चलेगा तुरंत मारेगा वो जमीन में गाम से गिर जाएगा। तीसरा भंडा उठा के मारेगा और वो जमीन में गिर जाएगा। तब कहेगा ये क्या किया? तब उसने बताया तुमने हाथ रखने के लिए तो कहा था, एक भंडे पर हाथ रख दिया तो एक हो गया, दूसरे भंडे पर हाथ रख दिया, चलो तुमको दूसरा भंडा दे दिए। अब तुम क्या हमारी स्त्री लेना चाहते हो? मार के गिरा देगा उसी जगह। तो कहा ठीक है। अब कहा भाई सुबह जब हुआ तो कहा अब तुम अपने घर जाओ, जैसे हमने तोता से बात किया है वैसे ही तुम करना। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं, जो 14 लाख रुपये तुम पाए हो उसको लिए जाओ। कहा नहीं अब ये तो आपका हुआ। कहे नहीं भाई इसको तुमने राजा से जीता है, ये तुम्हारा हुआ, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं। वो 14 लाख रुपये लेकर घर पर आ गया और वो भी एक अमीर व्यक्ति हो गया, राजा के समान हो गया। तुरंत उसने सभी को नौकर को बुला करके तुरंत अंटा बनवा के 2 घंटे के अंदर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर औरत को अपने बिठा दिया। तब तक गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और कहा चलो भाई हम लोग देखते हैं उसने वादा किया है आज क्या होता है। तो कहा ठीक है भाई, तुम 6 महीना हो गए कहाँ गए थे? कहा मैं चला गया था बुद्धि सीखने के लिए और अब मैं सीख कर आया हूँ। तो कहा ठीक है भाई, आए तो जरूर हो, लेकिन अब हम लोग जिस पर हाथ रख देंगे वो चीज आपकी ले लेंगे। कहा ठीक है भाई, अब तुम लोग ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस पर हाथ रख दीजिए वो ले लीजिए। लेकिन औरत को अंटा के ऊपर बिठा दिया था। तो कहा ठीक है भाई, अब तुम संभल जाओ जिसको लेना हो। उसमें बहुत से लोग थे तो कोई नहीं, उसमें एक चालाक व्यक्ति निकला। कहा हाँ हमारे और तुम्हारे बीच में वादा हुआ था, हम जिस पर हाथ रखेंगे उसको लेंगे। कहा बिल्कुल भाई हम सहमत हैं, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस समय जो जबान से कहा जाता है वही किया जाता है और वही हमने किया है। समय तो जरूर लगा है, लेकिन आप जिस पर हाथ रखोगे मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा। तो कहा ठीक है भाई, सभी के बीच में वादा का पक्का हो गया, बात क्लियर हो गई। कहा ठीक है, उसने भी उधर भंडा लेके खड़ा हो गया। बस वो व्यक्ति औरत को पर हाथ रखने के लिए जैसे एक भंडे पर हाथ रखा, कोई बात नहीं,
दूसरे भंडे पर रखा हाथ कोई बात नहीं, तीसरे भंडे पर जैसे हाथ उठाया रखने की कोशिश की, तुरंत उस व्यक्ति ने एक भंडा खींच के मारा और वो जमीन में गिर गया, चिल्लाने लगा। तुरंत उसने कहा लोगों ने कि ये तुमने क्या किया? कहा भाई देखिए, हमने वादा भर काम किया है, टाइम जरूर लगा है, लेकिन इन्होंने वादा के खिलाफ काम किया है, इसलिए हमने इनको भंडा जमाया है। कहा ऐसा क्यों? कहा देखिए, आप सभी के बीच में फैसला अगर सही हो तो ठीक है, गलत हो तो हमको आप बताना। कहा ठीक है भाई बताओ, क्या हम तुम्हें गलत तुम्हारा सही नहीं हुआ है? कहा ऐसा नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने एक भंडे पर हाथ रखा, एक मैंने दे दिया। हम कहा चलो भाई, तुम्हें हाथ रखने की बात है तो जिस पर हाथ रखो वो ले ले। दूसरा भंडे पर हाथ रख दिया, हमने दूसरा भंडा भी रख दे दिया। हम कहा चलो भाई, ये भी तुम्हारा हो गया। अब ये तीसरे पर हाथ बढ़ाने के मतलब क्या अंटे पर चढ़ करके और हमारे औरत के ऊपर हाथ रख देंगे क्या? मैं वो भी दे दूंगा। और मार कर तुरंत गिरा दिया। लोगों ने इसी बात पर सहमत हो गए और उसकी बुद्धि को विशेषता दी, सराहना किया कि अरे वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो, वास्तविक तुम किसी से बुद्धि सीख करके आए हो। और अपने बुद्धि के बल पर वो अपने औरत को भी बचा लिया और संपत्ति भी पा लिया। जिससे सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं, बल हो, बुद्धि नहीं हो तो बेकार है, और बुद्धि है बल नहीं हो तो सबल है। इसी प्रकार से आप सभी लोगों को बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सभी दर्शक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहे। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।